नमस्कार। श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर की हिंदी विभाग में बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के टॉपिक साहित्य के रूप, भेद अथवा उसके प्रकार के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि साहित्य का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। प्राचीन समय में साहित्य और काव्य को एक ही माना जाता था। बाद में धीरे धीरे साहित्य के अर्थ का विस्तार हुआ और काव्य साहित्य की एक विधा या उसका एक भाग बन गया। आज हम मुख्य रूप से साहित्य के दो प्रकार देखते हैं, गद्य और पद्य। साहित्य के रूप और प्रकारों पर भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने, साहित्यकारों ने अपने मत प्रकट किए हैं। तो आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे साहित्य या काव्य के भेद और रूपों के बारे में। पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार काव्य के दो भेद हैं। पहला भेद विषयगत, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कहा गया। इस प्रकार में कवि के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है, यानी विषय के बजाय विषयी अर्थात लेखक प्रधान होता है, जैसे हिंदी का छायावादी काव्य। दूसरा प्रकार है विषयगत या ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार के काव्य रूप में कवि की अपेक्षा विषय या अतिरिक्त शेष सृष्टि को मुख्यता दी जाती है, जैसे रीतिबद्ध काव्य। सरल शब्दों में हम बात करें तो विषयगत या सब्जेक्टिव काव्य में कवि खुद प्रमुख होता है, जबकि विषयगत या ऑब्जेक्टिव काव्य में विषय वस्तु मुख्य होती है। तो ये तो था पाश्चात्य समीक्षकों का मत। भारतीय परंपरा में काव्य के अलग अलग प्रकार निर्धारित किए गए। मुख्य रूप से अभिनय को आधार मानते हुए काव्य भेद दो प्रकार से किए गए, दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य या पाठ्य काव्य। दृश्य काव्य को देखा जा सकता है, इसमें अभिनय का तत्व अनिवार्य रूप से शामिल होता है। दृश्य काव्य के भेदों में मुख्य है नाटक, एकांकी, गीतिनाट्य, भावनाट्य, छायानाट्य। इन सब को हम देख सकते हैं। इनका मंचन मंच पर होता है, इनको स्टेज पर अभिनय के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। श्रव्य अथवा पाठ्य काव्य वह होता है जिसमें रचना को देखा नहीं जाता, बल्कि उसे पढ़ा या सुना जाता है। श्रव्य अथवा पाठ्य काव्य के भी तीन प्रकार निर्धारित किए गए, पद्य, चंपू और गद्य। पद्य में छंदबद्ध काव्य को रखा गया, यानी जिसमें छंद होते हैं, जिसे गाया जाता है, वह पद्य है। गद्य में छंद विहीन रचनाएं शामिल है, जिसमें छंदों का कोई बंधन नहीं होता। और चंपू या मिश्र काव्य में दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। पहले हम बात करते हैं पद्य काव्य क्या है। सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो पद्य वह रचना है जो छंदों में बंधी हुई है। ये एक सामान्य लक्षण है। पद्य काव्य के दो भेद मुख्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद, महाकाव्य और खंड काव्य। इसी तरह मुक्तक काव्य के भी दो भेद माने गए, पाठ्य मुक्तक जैसे दोहा, कवित आदि, और दूसरा है गेय मुक्तक या गीति काव्य। इसमें पद और गीत मुख्य होते हैं।
चंपू या मिश्र काव्य के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। अब बात करते हैं छंद विहीन रचनाओं की, जिन्हें गद्य काव्य कहा गया। मौजूदा समय में सबसे अधिक प्रचलित काव्य गद्य विधाएं हैं। गद्य विधाओं में प्रमुख है गद्य काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, समालोचना, रेडियो रूपक, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, डायरी और साहित्य का इतिहास। इस बारे में मुख्य बातें इस प्रकार है कि आचार्य विश्वनाथ ने दृश्य काव्य के दो भेद माने। पहला, जिसमें नाटक की प्रधानता होती, उसे रूपक काव्य कहा गया। दूसरा, जिसमें नाटक के बजाय नृत्य की प्रधानता होती, उसे उपरूपक कहा गया। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रबंध काव्य के 3 भेद किए हैं: महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि संस्कृत और प्राचीन हिंदी साहित्य में काव्य शब्द साहित्य का समानार्थी है। प्राचीन हिंदी काव्य में गद्य रचनाएं भी हैं और पद्य रचनाएं भी हैं, लेकिन आधुनिक युग में काव्य शब्द का अर्थ संकुचित हो गया। अब हम काव्य का अर्थ सिर्फ पद्य रचना या कविता के संबंध में ही लेते हैं। अब बात करते हैं साहित्य के रूप अथवा भेद। पहला, दृश्य काव्य, जिसे देखा जा सकता है, और हम उसी रचना को देख पाएंगे जो रचना किसी स्टेज पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। दृश्य काव्य वह है जो रंगमंच पर अभिनीत होकर नेत्रों से देखा जाए। दृश्य एवं श्रव्य काव्य का प्रमुख भेदक तत्व अभिनय है। श्रव्य काव्य को सुना या पढ़ा जाता है, दृश्य को देखा जाता है। इसलिए स्पष्ट है कि दृश्य में अभिनय होगा, श्रव्य में अभिनय नहीं होगा। सामान्य रूप से दृश्य काव्य के 5 प्रकार माने गए। पहला है नाटक। हिंदी में नाटक संस्कृत के रूपक और अंग्रेजी के ड्रामा का समानार्थी है। नाटक की परिभाषा के रूप में संस्कृत साहित्य में हमें एक उक्ति मिलती है, अवस्थानुकृति नाट्यम। अवस्थाओं का अनुकरण करना ही नाटक है, यानी किसी की देखा देखी करना नाटक है। आज हम सरल शब्दों में बात करें, अगर हम किसी को कहें कि नाटक मत कर, इसका मतलब वो किसी की देखा देखी कर रहा है। तो अवस्थाओं की अनुकृति, अवस्थाओं का अनुकरण नाटक है। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना? तो हम लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीवा नरेश विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है जो सन 1700 में लिखा गया। इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास के नाटक नहुस को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, जिसकी रचना सन 1857 में हुई। तो ये तो है दृश्य काव्य का पहला रूप, पहला प्रकार या पहला भेद, नाटक। दृश्य काव्य का दूसरा प्रकार है एकांकी, जिसे अंग्रेजी में 1 एक्ट प्ले कहा गया। यह दृश्य काव्य का विशेष भेद है जिसमें सिर्फ एक अंक होता है। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं और नाटक का छोटा रूप हम एकांकी को मान सकते हैं। संस्कृत में रूपक और उपरूपक के कई प्रकार एकांकी हैं।
इसमें अभिनेता के साथ साथ संकलन त्रय का भी विधान होता है। नाटक में अभिनय होता है, अगर एक्टिंग नहीं होगी तो वो नाटक नहीं होगा। लेकिन एकांकी में एक्टिंग के साथ साथ संकलन त्रय यानी 3 बातों की समानता होना जरूरी है। ये बातें हैं स्थान, कार्य और काल। एकांकी की सारी घटनाएं एक ही स्थान पर होती है, एक ही समय में होती है और उसका काल भी एक ही होता है। एकांकी मुख्य रूप से 5 से 15-20 मिनट में स्टेज पर प्रस्तुत कर दी जाती है, लेकिन नाटक की अवधि इससे बहुत अधिक भी हो सकती है। पाश्चात्य साहित्यकार सिडनी वॉक्स ने एकांकी की परिभाषा देते हुए लिखा है, एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों और दर्शकों का मन आक्रांत हो जाए। अब हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम एकांकी के बारे में। अलग अलग साहित्यकार अलग अलग रचनाओं को हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। जैसे डॉक्टर रामचरण महेंद्र के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना धनंजय विजय और अंधेर नगरी हिंदी की पहली एकांकी है। डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञेय ने जयशंकर प्रसाद की एक घूंट को हिंदी की पहली एकांकी माना है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा मानते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु हिंदी की पहली एकांकी है और रांगई राघव और एकांकी साहित्य कोश के अनुसार हिंदी की पहली प्रतिष्ठित एकांकी है कारवां, जिसे सन 1935 में लेखक भुवनेश्वर ने लिखा। अब बात करते हैं दृश्य काव्य की तीसरी विधा गीति नाट्य। यहां पर आप शब्दों पर ध्यान दें। गीति नाट्य यानी वह रचना जिसमें गीत भी है और नाटक भी है। इसे काव्य रूपक भी कहा जाता है, जिसपे काव्य तत्व की प्रधानता रहती है तथा लयात्मक भाषा में गीतों के माध्यम से संवाद चलते हैं। जो एक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो आपस में बातचीत ऐसे करते हैं मानो कि वो गीत गा रहे हों। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद की रचना करुणालय को माना गया, जो 1912 में लिखी गई। दृश्य काव्य का चौथा प्रकार भावनाट्य, जिसमें भावों की प्रधानता होती है। और दृश्य काव्य का पांचवा प्रकार है छाया नाट्य या प्रतीकात्मक नाट्य। इसे अंग्रेजी में एलिगेरी कहा जाता है, जिसमें भाव और विकारों का मानवीकरण प्रतीकात्मक शैली में होता है। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है जयशंकर प्रसाद की रचना कामना, जो सन 1924 में लिखी गई। अब बात करते हैं कि दृश्य काव्य